हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स के संदर्भ में। ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उससे पहले एक डिस्क्लोजर समझ लीजिए। देखिएगा, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है और हमारी पर्सनल लेवल पर बैंक निफ्टी में पोजीशंस हो सकती हैं। एडवाइस के रूप में अगर हम बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने किसी को एडवाइज नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके रिजल्ट्स जो है हम इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे। जो भी हम एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें एक सबसे खास बात यह है कि हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, और जो हमारा आउटलुक है फ्यूचर में कि किस तरीके से बिजनेस को हम फाइनेंशियल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें और उसका एक फ्यूचर आउटलुक इन रिलेशन टू शेयर प्राइस हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी ट्रेड लें, कोई भी निवेश लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। और मैं और मेरा चैनल इस संदर्भ में आपके किसी भी प्रॉफिट के लिए या किसी भी लॉस के लिए ना तो हम शेयर कर रहे हैं और ना ही हम लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। तो एनालिसिस करेंगे इंडिपेंडेंटली और इस बात की परवाह करते हुए कि हमारी कोई पोजीशन है बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि हम बेपरवाह तरीके से जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी वो आपके सामने अपने एनालिसिस में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस की जो पिछले क्वार्टर से अब तक रही है, क्योंकि ये एक सीधा सा मेजरमेंट होता है कि भाई पिछले 3 महीने में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ रही और शेयर प्राइस ने किस एंटिसिपेशन में जो है बाजार को दिशा दी, यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक निफ्टी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, अपने शेयर प्राइस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे याद है जहाँ पर पिछले क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे तो अप्रैल का महीना था और वहाँ पर शेयर्स का भाव लगभग 650 और 660 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। ये जो प्राइजेज हैं ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइजेज हैं ये प्राइजेज आपको इस रेंज में थे। तो जो 650 से 660 रुपये के आसपास थे वहाँ से तकरीबन शेयर ने तकरीबन 12-13% का रनअप कर दिया है। और थोड़ा सा अगर हम हायर प्राइस की तरफ देखें तो 20% तक का राइज इसने कर दिया था। 52 वीक हाई को अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उस पर 794 के। उसके बाद ये शेयर्स अभी कंसोलिडेट कर रहा है या ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो इसने रनअप दिया है वो अगर मान लीजिएगा इसके प्राइस को अगर हम नज़रअंदाज करें तो मोटा मोटी 12% का राइज इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है। अब मान लीजिएगा इसका 12% के हिसाब का ही प्रॉफिट भी अच्छा आया हो तो फिर बाजार उसके हिसाब से जो है लाइन तय करेगा कि भाई ठीक है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो जो है वैल्यूशंस को इफेक्ट करेगी। भाई 12% का प्रॉफिट इसका बड़ा है, रेवेन्यू बड़ा है, किन पैरामीटर्स पर, एसेट्स क्वालिटी किस तरीके से रही है, तो उसके हिसाब से करेगा। लेकिन मान लीजिएगा इसने शेयर प्राइस तो ऊपर की तरफ कर दिया और रिजल्ट खराब आ गए तो शेयर प्राइस टूटना चाहिए नॉर्मल केस में। लेकिन देखिएगा मार्केट ना इरेशनल होती है। इरेशनल का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो तुरंत हिसाब किताब करे, हिसाब किताब थोड़ा बाद में भी कर सकती है। या हो सकता है कि हम ये मानते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सौदे जहाँ बने होते हैं वो बाजार को उधर लेके जाने की चेष्टा करते हैं, बेशक से रिजल्ट खराब रहे या रिजल्ट उन पैरामीटर्स पर ठीक ना निकले। लेकिन मुझे जो भी आउटलुक लगेगा वो हम वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी नहीं लग रहा है, जब अच्छी लगे तब भी आप लाइक कर सकते हैं, तो अभी आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर अच्छी ना लगे तो भैया डिसलाइक का दबा देना। अब बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की परफॉर्मेंस जो अभी तक थी, यानी कि हम इस रिजल्ट आने से पहले देखें कि भाई क्या
इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू थी। क्योंकि बैंक के अंदर होता क्या है कि बैंक के अंदर जो बिजनेस है वो जनरली बुक वैल्यू के आसपास रहता है, और जो गुडविल है या जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जो पूरा सेटअप करने के बेनिफिट्स हैं, उसको हम एक तरजीह देते हैं उस बैंक की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में। तो अगर हम ये देखें कि भाई ग्रोथ किस तरीके की उस बैंक में है, उसके हिसाब से बैंक हो सकता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो। तो जो बैलेंस शीट वैल्यू है उसके सामने ये बैंक 4.65 यानी कि जो बैलेंस शीट की कीमत है उसके सामने 4.5 गुना से ज्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसकी जो बैलेंस शीट वैल्यू है उसके सामने इसको 350% का प्रीमियम मिल रहा है। और इस बैंक की प्राइस अर्निंग रेशियो, जनरली प्राइस अर्निंग रेशियो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, इवन यूएस में देखें और चाइना में भी देखें, तो देखिएगा चाइना के बैंक्स जो है वो 4 या 5 के पी पर ट्रेड करते हैं, बढ़िया बैंक, गुड असेट्स क्वालिटी वाले। यूएस के अंदर भी जो बढ़िया बैंक हैं, मतलब आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे बैंक का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, जैसे गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है जी, जेपी मॉर्गन या बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरीके के बैंक को भी देखोगे तो उनकी एवरेज पी रेशियो आपको 12-13 के आसपास मिलेंगी बड़े बैंक्स की। तो वहाँ पर ये माना जाता है कि भाई पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन इंडिया में भी बैंकिंग सब लोगों के पास पहुँची नहीं है, तो ग्रोथ के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर हम इंडिया में भी देखें, आज से 10 साल पहले जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक थे वो 40-50 के पी पे चलते थे, वो धीरे धीरे करके उनकी पी रेशियो नीचे आ रही है, क्योंकि पेनिट्रेशन का स्कोप घटता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग जा रही है या इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको वैल्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम चर्चा करें तो ये बैंक तकरीबन 33 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इंटरनेशनली भी देखें और इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिकली भी देखें, तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक हैं उनमें ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी 50 के भी शेयर्स के साथ अगर कंपेयर करें और बैंक निफ्टी के शेयर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि फाइनेंशियल्स के अंदर एक बजाज फाइनेंस को छोड़ दें तो बाकी सभी फाइनेंशियल्स के सामने लगभग ये एक बढ़िया वाले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हो गई ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की वर्तमान स्थिति। अब बात करते हैं कि इस क्वार्टर में डिपॉजिट्स की क्या स्थिति रही। तो आप कहेंगे कि सर इनमें ना अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, आप हमारे को उस डेटा पे ले जाओ जो फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो आइएगा मैं उसी पर लेके आता हूँ आपको। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके साथ, तो सबसे पहले मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का कंपैरिजन करूंगा। देखिएगा, मैं पिछले साल से एनालिसिस नहीं करता हूँ, ये आप लोग सब जानते हैं। बैंकों के जब भी हम एनालिसिस करते हैं हम पिछले क्वार्टर के साथ ही करते हैं, यानी कि मार्च क्वार्टर के साथ। हालांकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे से भी शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। मान लीजिएगा आपने एक बैंक से लोन लिया, मैंने एक बैंक से लोन लिया और 1 साल पहले लोन लिया, तो वो लोन तो भैया चलता रहेगा ना, वो लोन तो चलता रहेगा। वो लोन तो मैंने रीपे तो नहीं करना है। मैंने एक बैंक में एफडी कर ली 5 साल की, तो वो जनरली एफडी क्या होती है, लंबे पीरियड की होती है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो पिछले साल से कोई लॉजिक नहीं होता। एफडी कर दी तो आगे मैं एफडी बढ़ाऊंगा ही, या मैं जो लोन्स हैं बैंक के वो बढ़ नहीं है। तो अल्टीमेटली पिछले क्वार्टर से, यानी कि जो पिछले साल था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रेलेवेंसी रहती, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस तो है नहीं। हालांकि जिन लोगों को लोन देते हैं उसमें से कुछ कंपोनेंट सीजनल होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्यों एनालिसिस करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है, तो इंटरेस्ट अर्न्ड की फिगर अगर हम देखें कि भाई बैंक जो अपने लोन्स के ऊपर पैसा लेता है ब्याज के रूप में, जो उसने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है उन पे जो उसको ब्याज मिलता है, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो उसने पैसा दे रखा है उस पे जो ब्याज मिलता है, बाकी दूसरे बैंकों को जो पैसा उधार दे रखा है, एनबीएफसीज को जो उधार दे रखा है, उस पे क्या इंटरेस्ट मिला, तो आप पाएंगे कि पूरा जो इंटरेस्ट है वो इस क्वार्टर में 8% बढ़ता हुआ नजर आया। अब ये 8% की बढ़ोतरी बैंक की, ये कह सकते हैं कि एक क्वार्टर में 8% का लोन बढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते या घटते हैं तो ये फिगर उसके हिसाब से एडजस्ट होती है। तो कुछ लोन बढ़ने की वजह से और कुछ
रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने की वजह से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वार्टर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही आए हैं, नीचे की तरफ नहीं आए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का भी एक बेनिफिट यहाँ पर है। तो हम ये मान सकते हैं कि आधा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आया होगा, आधा हम लोन ग्रोथ की वजह से मान लेते हैं। अदर इनकम्स की जो फिगर है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 5% की दर से घटी है। 5% का डी ग्रोथ यहाँ पर अदर इनकम्स के फिगर में रहा है। अदर फिगर्स हैं जो दूसरे थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं या बाकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इसके अलावा जो फीस अपने कमीशन, जो बैंक अपनी फीस या कमीशंस लेती हैं लोकस के ऊपर, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के ऊपर, चेक बाउंस के ऊपर, इसके अलावा जनरली अभी फॉरेन करेंसी में नहीं है ये बैंक, तो इसके अलावा जो बाकी मिसलेनियस कमीशन टाइप ऑफ इनकम्स होती हैं वो सब अदर इनकम्स में आती हैं, या कुछ ऐसी इनकम्स जो डिविडेंड के रूप में मिलती हैं या जो कहीं पर कैटेगराइज नहीं होती हैं वो सब अदर इनकम में क्लासीफाई कर ली जाती हैं। और यहाँ पर यह है 5% का आपको यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर 8% की ग्रोथ आपको मेन इंटरेस्ट इनकम में हुई है, 5% की अदर इनकम में। अब अगर हम बात करें भाई जब देने की बारी आई ब्याज, भाई आपने डिपॉजिट्स लिए तो डिपॉजिट्स के ऊपर भी आपने ब्याज देना है। तो ब्याज कितना दिया? ब्याज आपने दिया 14% बढ़ाकर, यानी कि 8% आपको मिला एक्स्ट्रा और 14% आपने दिया ज़्यादा। लेकिन ये एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसको परसेंटेज में देखेंगे तो इसका बेस कम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तकरीबन ये जो फिगर है, क्योंकि ये फिगर स्लैक में है, तो 1061 करोड़ से बढ़कर 1212 करोड़ हो गई है। तो तकरीबन हम ये मान के चलें कि 150 करोड़ के आसपास का एडिशनल इंटरेस्ट पे किया है। जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना एक्स्ट्रा मिला है? वो तकरीबन 160-170 करोड़ मिला है। तो अल्टीमेटली ये कंपनसेट कर लेगा परसेंटेज टर्म्स में अगर हम इसको ना देखें तो। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो वो 5% जो है एम्प्लॉई से रिलेटेड खर्चे बढ़े हैं, क्योंकि देखिएगा इतना नॉर्मल इंक्रीमेंट हो जाता है और सर्कुलर बेसिस पर होता है, कभी कुछ एम्प्लॉइज़ का होता है, कभी कुछ एम्प्लॉइज़ का होता है। तो जनरली उनकी ज्वाइनिंग डेट से होता है, तो कोई एक फिक्स पीरियड नहीं होता है, तो वो रोटेशन में रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो 3% की रेट से बढ़े हैं। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काफ़ी ठीक है, मतलब इतनी इन्फ्लेशनरी भी प्रेशर रहता है। और टोटल एक्सपेंडिचर 9% बढ़े हैं। तो यहाँ पर टोटल खर्चा 9% बढ़ा, और अब उसके बाद ऑपरेटिंग पर क्या फ़र्क पड़ा? तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4% घटकर आ गया, 570 करोड़ से घटकर 546 करोड़ आ गया। और यहाँ पर ये जो 4% की डी ग्रोथ आई है, ये मुझे लगता है कि बाजार शायद इसको पसंद नहीं करेगा। रीज़न मैं बाद में बताऊंगा क्यों। और एक रीज़न तो आपको पता ही है, मैंने सबसे पहले शेयर के प्राइस की परफॉर्मेंस दिखाई। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर 4% डी ग्रो करना बाजार शायद पसंद ना करे। अब बात करते हैं प्रोविजंस एंड अदर कंटीजेंसीज की। जो एनपीए के प्रोविजंस है वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन किया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीए नहीं बढ़ी हैं, बट प्रोविजंस कम बनाए हैं। कभी कभी एनपीए बढ़ने के बावजूद भी आप एनपीए के प्रोविजंस हैं थोड़े से कम बनाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे रूल्स हैं आरबीआई के जहाँ पर कि मैनेजमेंट के हाथ में भी रहता है कि भाई जो एक स्टैट्यूटरी लिमिट है वो तो आपने बनानी है, उसके बाद बैंक की मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि ज़्यादा बनाना है या नहीं बनाना है। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो तो बैंक बनाते ही बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 40 करोड़ से घटकर 32 करोड़ हो गया। तो सीधा 20% का यहाँ पे डी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर बाजार शायद इसको पसंद करे कि भाई ठीक है, सेट्स क्वालिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा इसके साथ कोरिलेट करें। ग्रोस एनपीए की फिगर पिछली बार 1.66% थी, इस बार 1.76 है, यानी कि ग्रोस एनपीए आपका बढ़ गया है। लेकिन आपने प्रोविजंस नहीं बढ़ाए हैं, अभी बस जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, वही आपने की है। उसके बाद अगर नेट एनपीए टू नेट एडवांस की बात करें, तो जो नेट एनपी है 0.42 से 0.55 है। तो बाजार शायद इसको भी पसंद नहीं करेगा कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोविजन बेशक से कम है, लेकिन एसेट्स क्वालिटी भी जो है थोड़ी सी खराब हुई है। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें तो 530 करोड़ से घटकर प्रॉफिट 513 करोड़ पर आ गए, जिसमें 3% का डेंट है। तो अभी तक ऐसा लगा कि बैंक जिस तरीके से, जिस गति से, जिस स्पीड से बढ़ता था, जो स्पीड थी बैंक के बढ़ने की, वो रुकी नहीं है, बल्कि गाड़ी यू टर्न करके आ गई है। जनरली ये बैंक बहुत स्पीड से चल रहा था
और वो स्पीड भी रुक गई और साथ में यू टर्न भी हो गया। कहने का मतलब है कि अगर एक 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है हाईवे पे, मैं नहीं तो आप कहेंगे सर चलान कटवा देंगे। 80 की स्पीड पे अगर हम चले, मान लीजिएगा हाईवे पे जो है मोस्टली आजकल 70-80 की स्पीड हो गई है हाईवेज पे। मान लीजिएगा आप हाईवेज पे जा रहे हो और आपको पता वो सीधे जाते जाते आपने आगे से यू टर्न कर लिया, तो जो यू टर्न कर लिया वो शायद बाजार पसंद ना करे। अगर आप म्यूटेड भी देते तो भी बात थी, लेकिन आपने डी ग्रो कर दिया। और सबसे खास बात क्या है कि देखिएगा जो ऑडिटर्स हैं वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ना काफ़ी फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के और स्क्रूटनी के ऊपर, जो मुझे इस फाइनेंशियल रिजल्ट में नज़र आ रहा है कि क्योंकि पिछले सालों के अंदर ऑडिटर्स में भी चेंज हुए हैं। और थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो भी ऑडिटर्स के एंगल से भी देखें तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ आइटम्स पे शायद सफाई ज़्यादा मांगी है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी जो है आपको फाइनेंशियल्स में नज़र आ रहा है। टैक्स एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 105 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ जो है हो गई है, यानी कि 105 से 126 करोड़। तो टैक्स के एक्सपेंसेस में देखिएगा क्या होता है कि बहुत सारे जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसमें ये प्रोविजंस होते हैं कि कोई छूट आपने अभी ले ली और वो बाद में छूट आपकी कैंसिल हो गई, तो वहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो टैक्स लायबिलिटी होती है। और कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो डेफर्ड टैक्स से रिलेट करती हैं और बाद में पता चलता है कि उनका डेफर्ड टैक्स क्रेडिट आपको मिलना ही नहीं है, और जब वो क्रेडिट नहीं मिलता है डेफर्ड टैक्स का तो भी बैंक फिर एडिशनल प्रोविजंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो टैक्सेस हैं वो डिस्प्यूट में होते हैं और जिस पीरियड्स में आते हैं तो फिर आके उनमें पीरियड्स में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। तो 126 करोड़ के जो टैक्स है वो बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट घटने के बाद भी आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रो कर गया। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार शायद इस रिजल्ट को पसंद करे, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बगैर हम ये कहें कि नहीं जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल्स में जो बताती हैं कि कोई नहीं बस प्रॉफिट तो घट गया, लेकिन कुछ और चीज़ें जो है वो बताएंगी कि भाई ये तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो उसकी वजह से घटना भी नेगलेक्ट हो जाता है और कभी कभी इस तरीके से बढ़ना भी जो है बेकार हो जाता है। कुछ बैंकों में हमने देखा कि वो चीज़ें तो बढ़ा दी हैं उन्होंने, लेकिन वो अगले पीरियड में डेफर हो जाती हैं, तो वो फिर अगले पीरियड इफेक्ट करते हैं। अगर हम इस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशंस की एक ट्रेंड को देखने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड होता है ईपीएस का ट्रेंड। तो देखेंगे आप इसके ईपीएस का ट्रेंड देखिएगा जून 22 से सितंबर 22 में क्या हुआ, 5.27, 4.25 से बढ़कर 5.27 हो गया, 5.27 से बढ़कर 5.90 होगी, 5.90 से बढ़कर 6 रुपये 37 पैसे हो गई। और इस बार क्या हुआ, इस बार उल्टा हो गया, इस बार घट गई। यानी कि मैं कह रहा था जो गाड़ी अच्छी स्पीड से चल रही थी वो इस बार यू टर्न कर गई है। समझे बात आप? अब यहां पर जो ग्रोथ थी 4 रुपए से 5 रुपए 20 पैसे, आप ये समझिएगा कि 20% से ज़्यादा से +20 से भी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर ग्रोथ क्या थी, यहाँ पे तकरीबन 15% के आसपास थी, प्लस यहाँ पे क्या हुई आपकी ग्रोथ तकरीबन 8-9% के आसपास हुई। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप जीरो में आने की बजाय मान लीजिए आपकी ग्रोथ की रेट घट रही है, यहाँ क्या हुआ आपकी ग्रोथ घट गई उल्टा, और वो भी तकरीबन 8-9% माइनस में चली गई। तो 9% है वो लगभग, तो 9% डी ग्रो कर गई, 8.99 के आसपास आ रही है। अब अगर हम इस ईपीएस को देखें, चाहे वो डाइल्यूटेड वैसे यूज़ करनी चाहिए, बट डाइल्यूटेड में भी मोर और लेस ज़्यादा इफेक्ट है नहीं यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, भाई जो बैंक का कामकाजी मुनाफा है वो 21% से बढ़ के 25% हो गई, 25% से बढ़ के 26 हो गई, 26 से फिर थोड़ा सा क्योंकि बैंक का साइज बढ़ गया था 25 हो गई। और इस बार क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा घटा था, लेकिन यहाँ पे तो भयंकर रूप से घट गया, यानी कि 25.1 से 22। अब अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 14.72 थे, फिर बढ़कर 17 हुए, फिर 18 हुए, फिर 18.67 हुए, 18.55 से 18.6, यहाँ भी स्लो हो गया था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये डी ग्रो कर गया 15.76। तो आप समझिए कि अच्छा लगेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन वो होता है जो शुद्ध मुनाफा है आपके टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करने के बाद जो आता है। अब बात करते हैं हम एनपीए की। तो जो ग्रोस एनपीए का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है,
तो ग्रोस एनपीए तो देखिएगा इनके बढ़ते ही रहते हैं, तो वो बढ़ भी रहे हैं अभी भी। नेट एनपीए की जो फिगर्स है वो भी बढ़ रही है, लेकिन बैंक के साइज के साथ भी बढ़ती है, लेकिन परसेंटेज डिसाइड करती है कि क्या हुआ। तो देखिएगा ये जो परसेंटेज है ग्रोस एनपीए की, ये घट रही थी 3 साल तक, फिर आया कोविड ने एकदम बढ़ा दी 4.25, फिर आपने घटना शुरू किया। तो अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23 में आपकी 1.66 थी, वो बढ़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी कि जो आपके बैड लोन्स हैं या जो है उस पर कितनी कवरेज है, तो कोविड में काफ़ी नीचे चली गई थी 55, फिर इन्होंने 77 कर दी, 78 कर दी, बड़ी कवरेज कर ली थी, लेकिन इस बार फिर कवरेज 73 है। तो जो आप पूछ रहे हैं कि जी प्रोविजन जो घटा है 20%, वो क्यों घटा है? क्योंकि आपने कवरेज घटा ली अपनी, यानी कि प्रोविजन थोड़े से, जो 78% की प्रोविजन कवरेज थी आपकी, वो 73 पर आ गई है। अब अगर हम बात करें कि भाई प्रोविजन कवरेज पिछले क्वार्टर से क्या थी, तो पिछले क्वार्टर में थी 71%, जो घटकर आ गई 65%। तो जो कोविड रिलेटेड है उस पर 17 थी, वो 17 ही चल रही है। तो ये जो प्रोविजन्स है, प्रोविजन जो ग्रोस एडवांस के ऊपर आपने बना रखे थे वो थे 1.91, जो अब घटकर हो गए 1.74। अब एनपीए की स्थिति क्या रही है इस क्वार्टर में? देखिए इस क्वार्टर के शुरुआत में थी 981 करोड़ की, इस बार में 317 करोड़ के नए एनपीए आए हैं और 177 करोड़ के पुराने एनपीए घट गए हैं। तो जो घटने की दर है वो कम है और बढ़ने की ज़्यादा है, जबकि पिछले क्वार्टर से में क्या आ रहा था कि 191 बढ़ रहे थे तो 229 घट रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था Q1 फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो है देखना है कि भाई किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। और पिछले साल के भी सेम क्वार्टर में क्या रहा था, बढ़ ज़्यादा रहे थे, घटे कम थे। तो इस बार पिछले साल वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो जो Q4 में जो सबसे बेस्ट था, जो अगर हम ग्रोस एनपीए के हिसाब से, वो भी थोड़ा सा खराब हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेशियोज की जहाँ पर आपको चीज़ समझ में आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें डिपॉजिट्स। तो देखिएगा इस क्वार्टर से पहले डिपॉजिट लगातार बढ़ रहे थे और डिपॉजिट घटकर नीचे आ गए। और सबसे खास बात यह कि इनके जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं वो एफडी वाले बढ़े हैं, और कासा वाला जो डिपॉजिट है, मतलब इसमें भी हम देखेंगे तो एफडी वाले ज़्यादा है, तब भी स्लाइटली लोअर साइड में है। लेकिन कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो सबसे सस्ते लोन बैंक की बैलेंस शीट में होते हैं, वो देखिएगा यहाँ पर 26,660 से घटकर 24 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये रेशो ज़्यादा फोकस करती है बजाय कि एब्सोल्यूट नंबर के। तो ये रेशो देखिएगा पहले 39 थी, फिर 42 हुई, फिर 38 पे थी 2 क्वार्टर में, अब ये घटकर 35 हो गई, यानी कि सस्ते लोन इनकी बैलेंस शीट में कम होते जा रहे हैं। एडवांसेस देखिएगा सेम गति से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैंक को कंफर्ट है। और ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए भी अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर ग्रोस एनपीए की जो घटने की दर थी वो लगातार घट रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में फिर बढ़ती हुई नजर आई, यानी कि जो बैड लोन्स हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो वो देखिएगा लगातार बढ़ रही है, टोटल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन पैट इस बार डाउन हो गया। प्रॉफिट जो 425 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में, इस बार 387 करोड़ के हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर के पैसे हैं उस पर कितनी % कमाई होती है, हालांकि इसको प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपकी नेट यील्ड आएगी, प्लस उसमें ग्रोथ जोड़ लो तो वो आपकी शेयर होल्डर की रिटर्न होती है। तो यहाँ पर ये रेट भी नीचे गिर रहा है, तो ये भी 15.8 से घटकर 13.8 हो गई। रिटर्न ऑन असेट्स, यानी कि बैलेंस शीट की जो टोटल बैलेंस शीट की वैल्यू है उसका प्रॉफिट कितना % है, यानी कि जो बैलेंस शीट टोटल लगाते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बैलेंस शीट नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैंने बैलेंस शीट, ये रही बैलेंस शीट, देखिएगा ये बैलेंस शीट टोटल है 91,583। इससे इसको ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस शीट में असेट्स हैं और उसको प्रॉफिट से डिवाइड कर दें, यानी कि जो प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दें 387 से, इस 387 को डिवाइड कर दें इस बैलेंस शीट की वैल्यू से, तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स आएगी। बट वो एक क्वार्टर की है, तो बैंक्स लिखे रहते हैं साथ में, एनुअलाइज्ड है या नहीं है, वो एक क्वार्टर की आएगी। अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एनुअलाइज हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये यहाँ पर इन्होंने जो है रिटर्न ऑन एसेट्स दी हुई है, और यहाँ लिखा है एवरेज, यानी कि नोट एनुअलाइज्ड 0.43। ये भी रिटर्न रेशियो भी घटी है, जो पहले 0.5 थी या साल भर की 2% थी, वो घटकर 0.3 हो गई है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साल की आ गई, और इसको प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा ये कम से कम 1 होनी चाहिए, वो 1 से कम आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमारे को डाउट लग रहा है कि भाई
शेयर प्राइस इस एंटिसिपेशन में बढ़ा था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको घटती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इंटरेस्ट 8% बढ़ा, इंटरेस्ट देने वाला 14% बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम खाली 3% बढ़ी, अदर टोटल इनकम केवल 1% बढ़ी, एम्प्लॉई के खर्चे बढ़ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% घट गया, प्रोविजन हालांकि 19% घटा, उसके बाद भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3% घट गया, टैक्स आपका 20% बढ़ गया, जिसकी वजह से 9% का आपको डेंट आ गया। तो जो इम्पैक्ट डाला है वो ज़्यादा डाला है टैक्स ने, इनकम टैक्स जो बढ़ा है उसने डाला है। दूसरा ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो भी, जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो भी 7% रिड्यूस हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया वो सेगमेंट वाइज है, तो सेगमेंट वाइज भी देखिए तो देखिएगा इन्होंने ट्रेजरी में बहुत अच्छा किया, यानी कि जो पैसा कमाया इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया, या आरबीआई के पास जो पैसा रखा था उसमें ही सबसे अच्छा पैसा इन्होंने कमाया है। जबकि रिटेल बैंकिंग के अंदर इन्होंने 431 के सामने 388 करोड़ कमाए, यानी कि जो मेजर डी ग्रोथ हुई है जिसकी वजह से इस बैंक को हाई पी वैल्यूएशन मिलती है वो है रिटेल बैंकिंग, वहीं पर एक डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। और होलसेल बैंकिंग में अगर हम बात करें तो 42 से 75 है, यानी कि जो कॉर्पोरेट लेंडिंग की है वहां पर ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि मैंने उन सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की है जो किसी भी बैंक के एनालिसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक जो पॉइंट्स है कि भाई निम्स, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात ना करें तो फिर बेमानी होगी। तो निम्स देखिएगा जो इंटरेस्ट देने और लेने के बीच का डिफरेंस है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, 6.1% से घट के 5.7 हुआ है, और वो बढ़ना ही था, वो सॉरी घटना ही था क्योंकि एफडी के जो है रेट्स जो है बढ़े, और इनके जो लोन बुक बढ़ी है वो भी एफडी वाली बढ़ी है, यानी कि जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, जिसकी वजह से जो इनका फंड रेज करने की कॉस्ट है वो भी 6.3% से बढ़कर 6.6 हो गया, तो जिसकी वजह से निम्स घटना ही था। तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से ज़रूर। और आपको लगता है कि इसमें ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो लोग MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, CA का कोर्स कर रहे हैं, CWA कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही, और जो बैंक्स में निवेश करते हैं उनके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और मैंने बड़े तसल्ली से सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी देखिएगा बहुत सारे पहलू होते हैं जो अनछुए रह जाते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी जो मेन मुद्दे की जो बात होती है वो हमने सब कवर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल रहेंगे, सर आपने वो वाला पॉइंट नहीं डिस्कस किया, तो जो मेजर पॉइंट्स था वो सब हमने डिस्कस कर लिए। और मैंने जो लास्ट में आपको बोला था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटलुक क्या लगा देखिएगा। पूरी परफॉर्मेंस आप असेट्स क्वालिटी देखेंगे रिड्यूस हो गई है, निम्स आपके घट गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गए हैं, पैट आपका घट गया है, ग्रोथ आपकी मिसिंग है, उसके बाद टैक्स की लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, उसके बाद क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जो इनकम साइकिल है बैंकिंग सेक्टर की वो पीक आउट हो रही है। और ये केवल इस बैंक से नहीं, दूसरे बैंकों के रिजल्ट एनालिसिस से भी हमें ऐसा ही प्रतीत हुआ। तो कुल मिलाकर हमें ये लगता है कि प्राइस आगे की तरफ 10% बढ़ गए हैं, शेयर प्राइस, अर्निंग पीछे की तरफ चली गई है। अब देखते हैं बाजार इसको कैसे रिएक्ट करता है। आप के क्या विचार है, इसका क्या इम्पैक्ट कल होगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।